इसी के अंतर्गत इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकेंड चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। मॉडर्नाइजेशन हमारे इसमें अगला टॉपिक आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन में है। टू मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है, मीनिंग है टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना। इकोनॉमिक प्लानर रिकॉग्नाइज द नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन, मतलब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए जो इकोनॉमिक प्लानर थे, इंडियन इकोनॉमी के जो प्लानर थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई नीड है मॉडर्नाइजेशन की, मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है। अगर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना है, लोगों को बेहतर जीवन देना है, तो मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी होगा। ये इकोनॉमिक प्लानर्स ने आइडेंटिफाई किया। अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया? तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई नीड है एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना ज़रूरी है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम चाहते हैं लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, तो मॉडर्नाइजेशन एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़। तो मॉडर्नाइजेशन ने एम किया या टारगेट बनाया कि हमें इंक्रीज करना है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के यूज़ से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल, अ फार्मर कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन और आउटपुट बाय यूजिंग न्यू सीड्स, वेराइटीज़ एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। मतलब एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि इन्होंने बताया भाई लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब सीधी सी बात है, उन्हें पुअर से रिच की तरफ कन्वर्ट करना, उन्हें और बेहतर जीवन देना, उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल करना या डिपेंडेंट बनाना। तो उसके लिए मॉडर्नाइजेशन का यूज़ हुआ। और मॉडर्नाइजेशन ने क्या किया? मॉडर्नाइजेशन ने के अकॉर्डिंग कहा गया, या मॉडर्नाइजेशन में इस बात पर फोकस किया गया कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी की मदद से। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया है कि भाई किसानों की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है, या एग्रीकल्चर का आउटपुट इंक्रीज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड सीड्स एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग को यूज़ करके। सिमिलरली फैक्ट्री का भी प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं। फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनका भी हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू टाइप ऑफ मशीन। नई टाइप की मशीन से हम फैक्ट्री का भी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने पॉइंट डिस्कस किया मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत। पॉइंट था एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। दूसरा पॉइंट इसमें आ रहा है, इसके साथ साथ एक पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, एन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें जो नीचे दिया गया है, एन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन अलॉन्ग विद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। भाई इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी में? इन्होंने बताया है कि हम एडवांस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कुछ नया जो है इनोवेट करना, कुछ आविष्कार करके इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और डाइवर्सिफाइड करना है एक्टिविटीज़ को, मतलब एक से ज़्यादा तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब बहुत सारे तरीके की एक्टिविटीज़ में मतलब एक ही तरीके का काम नहीं करना है, एक ही तरीके का टास्क परफॉर्म नहीं करना है, डिफरेंट तरीके के टास्क परफॉर्म होने चाहिए, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग होनी चाहिए। दैट कम्स अंडर द डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल अगर हम देखें तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करें टाटा की, तो टाटा डाइवर्सिफिकेशन में काम कर रहा है, बिकॉज टाटा के पास में ऑटोमोबाइल सेक्टर भी है, टेलीकॉम में भी था, टाटा अब नहीं है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज में भी टाटा है, टेलीकॉम कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी है। सिमिलरली टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। तो ये जो एक से ज़्यादा तरीके के वेंचर्स में जो काम होता है, दैट इज़ नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। तो उसी तरीके की डाइवर्सिफिकेशन की नीड यहाँ मॉडर्नाइजेशन में भी जान पड़ी, या कह लीजिए आप उसकी भी रिक्वायरमेंट महसूस हुई। तो यहाँ पर इसके साथ में हम अगला पॉइंट देख रहे हैं, हम चेंज इन सोशल आउटलुक।
सोशल आउटलुक में भी चेंज होना ज़रूरी था। चेंज इन सोशल आउटलुक में यहाँ पर बात हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट की। तो मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड चेंज इन सोशल आउटपुट। जेंडर इक्वलिटी, यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी पर जोर दिया गया कि भाई किसी भी प्रकार का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इसके अंतर्गत क्या है, टू प्रोवाइड इक्वल राइट टू वुमन सोसाइटी, और इसमें कहा गया कि महिलाओं को बराबर अधिकार मिले। और सोसाइटी विल बी मोर सिविलाइज्ड एंड प्रोस्पेरस इफ, कहा गया कि सोसाइटी विल बी मोर सिविलाइज्ड एंड प्रॉस्पेरस इफ इट मेक्स यूज़ ऑफ टैलेंट ऑफ अ वुमन। अगर हम वुमन का के टैलेंट की बात करें, अगर हम वुमेंस के, महिलाओं के टैलेंट्स को भी यूज़ करें तो सोसाइटी और सिविलाइज्ड हो सकती है और बेटर परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, टैलेंट्स ऑफ वुमन, महिलाओं की योग्यता, या है ना, आप समझ ही रहे हैं, मतलब वुमेंस को भी इक्वल राइट देकर उनका भी टैलेंट अगर हम यूटिलाइज करें तो सोसाइटी और सिविलाइज्ड हो सकती है और प्रॉस्पेरस हो सकती है। तो चेंज इन सोशल आउटलुक की भी रिक्वायरमेंट है मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत, कि सोशल आउटलुक चेंज करना है, मतलब वुमेंस के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है, उन्हें भी इक्वल राइट दिए जाने हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जानी है। ये हमारा बेसिक गोल्स थे मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट गोल है, वो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर की बात हो रही है यहाँ पर, जो अभी बहुत चल रहा है आज के समय में भी। बीजेपी गवर्नमेंट भी काफ़ी स्ट्रेस दे रही है आत्मनिर्भर बनने पर। तो सेल्फ रिलायंस की बात यहाँ पर भी की गई थी 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। इट मीन्स डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेस और ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। मतलब फिर वही बात, आत्मनिर्भर होने की ही बात यहाँ पर हो रही है। देखिए, इट मीन्स, इसका मतलब है सेल्फ रिलायंस का डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज, मतलब भारत का डेवलपमेंट भारत के ही डोमेस्टिक घरेलू रिसोर्सेज से, डोमेस्टिक रिसोर्सेज से, मतलब कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज या फॉरेन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, या एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। इन अदर वर्ड जैसे दिया गया है, ओवरकमिंग द नीड ऑफ, मतलब जो हमें एक्सटर्नल असिस्टेंस की जो ज़रूरत पड़ रही है उससे हमें ओवरकम होना, मतलब उससे बाहर निकलना, कि हमें एक्सटर्नल असिस्टेंस के से बाहर आना। तो सीधी सी बात है, इन अ सिंपल वर्ड, डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज, इट इज़ नोन एज, इट इज़ कंसिडर सेल्फ रिलायंस। इट रेफर्स टू, सेल्फ रिलायंस रेफर्स टू डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज, या ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस, बाहर के असिस्टेंस से बाहर आना, खुद पर ही डिपेंड होना, सेल्फ डिपेंड होना। इसमें अगला पॉइंट है हमारा, द टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन, द 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ ऑन रिसोर्सेज इंस्टीड ऑफ फॉरेन रिसोर्सेज। तो हमें प्रमोट करने, इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए 5 ईयर प्लान में इस बात पर काफ़ी जोर दिया गया कि हमें ऑन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, हमें ऑन रिसोर्सेज को यूज़ करना है इंस्टीड ऑफ फॉरेन रिसोर्सेज। फॉरेन रिसोर्सेज के बदले हमें अपने ही रिसोर्सेज को या डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। सेल्फ रिलायंस पॉलिसी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हुई 2 कारणों से। तो पहला कारण है इसका, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। पहला, फॉरेन डिपेंडेंस को हटाना, कम करना या हटाना, जो हमारी डिपेंडेंस थी दूसरे देशों पर उसको हटाया जाना। एज इंडिया वॉज रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम द ब्रिटिश और फॉरेन कंट्रोल, सो इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस डिपेंडेंस और ऑन फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली फॉर फूड। स्पेशली फॉर फूड के लिए तो कम से कम हमें दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं होना, मतलब हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन तो कम से कम इतना हो कि हम अपने देश में फूड का प्रोडक्शन कर पाएँ। तो ये पहला था एक तरह से इसका एम, जो बेसिक एम था। ब्रिटिश कंट्रोल से हम बाहर आए तो सबसे पहले भारत के सामने ये चुनौती थी कि हमें कम से कम इस स्थिति में आना है कि हम अपने देश में फूड का प्रोडक्शन, फूड ग्रेन का, क्रॉप का, ठीक है, फूड का प्रोडक्शन हम खुद देश में कर पाएँ। दूसरा है पॉइंट, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। दूसरे, फॉरेन इंटरफेरेंस मतलब विदेशी हस्तक्षेप को भी अवॉइड करना या हटाना। तो इट वॉज फियर, इस बात का डर था कि अगर हम डिपेंडेंस रखेंगे या हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब इंपोर्ट यानी ख़रीदना चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को या प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, अगर हम दूसरे देशों से ख़रीदेंगे या हम उन पर डिपेंडेंसी रखेंगे, तो इस बात का डर था कि हम कहीं ना कहीं फिर से
उनके मतलब कंट्रोल में होंगे, या हम उनका जाने अनजाने इंटरफेरेंस बढ़ा बैठेंगे। तो ये इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इट वॉज फियर दैट, इस बात का डर था कि डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फूड सप्लाईज, foreign technology and foreign capital may increase foreign interference in the politics and policies of the country। भारत की या देश की पॉलिटिक्स में, राजनीति में और पॉलिसीज़ में, जो भी हमारी पॉलिसीज़ बन रही हैं उसमें इनका काफ़ी इंटरफेरेंस हो जाएगा, विदेश फॉरेन कंट्रीज़ का, जिनके ऊपर भी हम डिपेंड हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल और इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। The final point is equity. Equity, the objective of growth, modernization and self-reliance to ensure that benefit of economic prosperity are availed by all the sections, मतलब rich as well as poor of the country। मतलब जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस बनने का, वो इसलिए भी था, ये इंश्योर करना भी था उद्देश्य कि जो बेनिफिट हो वो सभी को मिले, मतलब सिर्फ अमीरों तक वो बेनिफिट ना रह जाए, वो गरीबों तक वो बेनिफिट पहुंचे, अमीरों एज वेल एज गरीबों तक, मतलब रिच एंड पुअर पीपल तक, रिच से लेकर पुअर पीपल तक, मिडिल क्लास पीपल तक, सबके पास में वो उसका बेनिफिट होना चाहिए। मतलब इसीलिए रिच टू पुअर यहाँ लिखा है, रिच से लेकर पुअर तक सबको वो बेनिफिट मिले, जिसके लिए ये पॉलिसी या गोल्स बनाए गए, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ के थ्रू अमीर से गरीब सबको मिले, मॉडर्नाइजेशन से अमीर और गरीब सबका भला हो, और सिमिलरली सेल्फ रिलायंस, अमीर और गरीब सभी सेल्फ रिलायंस बने। ये इसका ग्रोथ का मेन गोल था, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव था, जो कि इक्विटी के तौर पर जाना गया। इन एडिशन टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इन सब के साथ साथ में इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी मतलब इक्विटी क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन, मतलब सबके लिए एक समानता। इक्विटी यानी एक समानता। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमने पढ़ा है, डब्ल्यू टेलर का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, उसी की यहाँ पर कहीं ना कहीं बात हो रही है। इनडायरेक्टली वही प्रिंसिपल, इनडायरेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ अ पीपल। तो यहाँ पर बात हो रही है इक्विटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू इक्विटी, एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज हर बेसिक नीड। भाई ये इक्वल आधार, इक्वलिटी मिले, एक कि वो अपनी बेसिक नीड्स, अब बेसिक नीड्स हमारी क्या है? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। तो बेसिक नीड्स सभी की फुलफिल हो, ये हमारा, ये देश का या 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था इक्विटी के अंतर्गत। इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ should be reduced, inequality in distribution of wealth should be reduced। मतलब जो inequalities है ना, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मतलब अमीर अमीर हैं, गरीब गरीब हैं, इसको रिड्यूस करना है। इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के टर्म में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो कि सबको बराबर हिस्सा मिले या सबको बेनिफिट मिले। मतलब ऐसा ना हो जो आज के समय में है, गरीब गरीब है और अमीर अमीर है, ऐसी सिचुएशन ना हो। ये फर्स्ट 5 ईयर का प्लान था, ऑल्दो ये अभी तक अचीव नहीं हो पाया है, बट स्टिल ये इकोनॉमी का एक इक्वलिटी के लिए प्लान था, जिसमें इन्होंने बात की है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, इनइक्वालिटी हटाकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इनकम प्रॉपर मिले। इक्वलिटी एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। तो इक्वलिटी या इक्विटी का एक एम था टू रेज करना स्टैंडर्ड, मतलब पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना और प्रमोट करना सोशल जस्टिस। मतलब सोशल जस्टिस हम समझते हैं, मतलब सभी के लिए न्याय प्रणाली और सब चीज़ें सभी के लिए एक समान हो, उसको रेज करना इन ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत था। तो हमने अभी तक पढ़े हैं 4 ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम चौथा ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं इक्विटी। इसके पहले हमने पढ़ा सेल्फ रिलायंस, उसके पहले मॉडर्नाइजेशन एंड सबसे पहले ग्रोथ। तो इन सभी के मैं नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।